हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की इस क्लास में जो कि मैं आप एक सीधी श्रृंखला चला रहा हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश की संक्षिप्तकी के संबंध में आपसे चर्चा कर रहा था, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको लगातार दे रहा था, जिसकी 3 क्लासें मैं पहले ले चुका हूं और आज एक चौथी क्लास आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें ऐसे फैक्ट्स की मैं आपसे बात करूंगा जो आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट आपसे प्रश्न, जिस भी परीक्षा में खासकर उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में उठेंगे और आज की क्लास के बाद आप बहुत आसानी से उन प्रश्नों को बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक टॉपिक लिया है, कुछ महत्वपूर्ण ऐसी मैंने नदियां ली है, उसे डायरेक्ट प्रश्न एग्जामिनर आपकी परीक्षाओं में पूछता है कि नदियां किस जनपद से प्रदेश में प्रवेश करती हैं, किस जनपद से वह प्रदेश से बाहर निकल जाती हैं, या जो कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्रदेश में ही किसी न किसी नदी में समाहित हो जाती हैं, तो उसके संबंध में प्रश्न आपसे पूछता है। तो ये फ्लो चार्ट एक मैंने बनाया है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। और उसके बाद मैंने लिया है प्रमुख झीलों के संबंध में। ऐसी कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश की नहीं है जहां उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाए और एक आधा प्रश्न झीलों के संबंध में न पूछा जाए। तो जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं उत्तर प्रदेश की, मैं उन सारी झीलों की चर्चा आज आपसे कर लूंगा। कौन सी झील किस जनपद में है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि कौन सी नदी किस जनपद से प्रवेश करती है और कहाँ से उसका निकास होता है। जैसे सबसे पहले मैंने लिया है गंगा नदी को। तो गंगा नदी के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि गंगा नदी पहली चीज तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और फिर बलिया से, जो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, वहां से यह उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो इसके संबंध में क्या याद रखना कि बिजनौर जिले से प्रवेश करेगी और इसका निकास कहाँ से होगा, बलिया जिले से। फिर उसके बाद गंगा की एक सहायक नदी है रामगंगा। गंगा की सहायक नदी है रामगंगा और रामगंगा के संबंध में आपको क्या याद रखना है, दोनों, चाहे गंगा की बात की जाए रामगंगा की बात की जाए, दोनों उत्तराखंड से आती हैं। तो गंगा भी आपकी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और जो आपकी रामगंगा है वह भी बिजनौर जिले से आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसके संबंध में क्या याद रखना है कि यह कन्नौज के निकट गंगा में इसका विलय हो जाता है। तो रामगंगा, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, इसका उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश होगा वह बिजनौर जिले से होगा और कन्नौज जिले के निकट, कन्नौज जिले के निकट यह आपकी गंगा नदी में समाहित हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने यमुना नदी को लिया। यमुना नदी के संबंध में आपको क्या देखना, यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलकर फिर आपका ये हिमाचल प्रदेश जाते हुए दिल्ली होते हुए फिर प्रवेश करती है आपका पहले आपका उत्तराखंड से निकलने के बाद जो है आपका हिमाचल प्रदेश से ये आपका कहाँ आती है, सहारनपुर जनपद, जो सहारनपुर जनपद उत्तर प्रदेश का है, वहां से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और धीरे धीरे खासकर जो आपका मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा निर्धारित करते हुए यह आपकी प्रयागराज में पहुंचकर आप जो है गंगा से मिल जाती है। तो संगम के विषय में आपको पता होगा कि प्रयागराज है वहां गंगा यमुना का संगम है। तो यमुना के संबंध में आपको याद रखना है कि सहारनपुर जनपद से निकलकर यह खासकर आपका दिल्ली वाले बॉर्डर के क्षेत्र से, साथ साथ हरियाणा वाला जो बॉर्डर का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का है, फिर आपका राजस्थान की तरफ आगरा है, आपका मथुरा है, उन सब जिलों से होते हुए यह जब प्रयागराज पहुंचती है तो प्रयागराज पहुंचकर यह गंगा से मिल जाती है। उसके बाद मैंने एक नदी ली है छोटी गंडक। छोटी गंडक के संबंध में मैं बड़ी गंडक की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी गंडक जिसको कि शालिग्रामी या नारायणी नदी भी कहा जाता है, वह उसके संबंध में आपको सीधे सीधे याद रखना कि वह उत्तर प्रदेश की, मतलब उत्तर प्रदेश और जो नेपाल का बॉर्डर है उस बॉर्डर क्षेत्र में बहते हुए बिहार को चली जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे छोटी गंडक लिया क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो छोटी गंडक के संबंध में आपको याद रखना है कि यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, महाराजगंज जो जनपद है वहां से उत्तर प्रदेश प्रवेश करेगी और उसके बाद यह देवरिया जनपद से, जो आपका देवरिया जनपद है वहां से यह उत्तर प्रदेश के बाहर निकलकर बिहार की तरफ चली जाएगी। तो छोटी गंडक के संबंध में याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से यह प्रवेश करेगी और देवरिया जिले से यह उत्तर प्रदेश के बाहर चली जाएगी। फिर मैंने लिया है शारदा नदी। शारदा, जिसको काली नदी भी कहा जाता है, अगर शारदा नदी के अन्य नाम की बात आपसे की जाए तो इसको काली नदी भी कहा जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जनपद से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में या पीलीभीत जनपद से प्रवेश करेगी और उसके बाद इसके संबंध में क्या रखना कि घाघरा में जो सीतापुर का बासरा क्षेत्र, सीतापुर जिले में एक बासरा क्षेत्र है, वहां पे यह घाघरा, जिसका नाम सरयू कर दिया गया, घाघरा जिसका नाम 2020 में सरयू कर दिया गया है, तो उसी घाघरा में आपकी जो एक शारदा नदी है सीतापुर के बासरा के पास, सीतापुर जनपद के बासरा के पास घाघरा में यह मिल जाती है। फिर मैंने लिया है चंबल नदी।
चंबल नदी के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि चंबल नदी आगरा मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से आके आगरा जनपद से प्रदेश में प्रवेश करेगी और उसके बाद पंचनदा जो कि इटावा बॉर्डर पे है, पंचनदा जो कि इटावा बॉर्डर पे है, वहां पे यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल के संबंध में क्या याद रखना, पहली चीज मध्य प्रदेश से आएगी, मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश से आते हुए यह आगरा जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उसके बाद जो पंचनदा क्षेत्र है जो कि इटावा बॉर्डर के पास है, वहां पे यह यमुना नदी से मिल जाती है। फिर आता है आपका बेतवा, बेतवा जिसको कहीं कहीं आपको बेतरवती भी लिखा मिल जाएगा। बेतवा का जो प्राचीन नाम है उसको बेतरवती कहा जाता था। तो बेतवा नदी के संबंध में यह भी मध्य प्रदेश से आती है और कुछ हद तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का भी निर्धारण करती है। और मध्य प्रदेश से होते हुए जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, जिसके विषय में पहले आपको बताया था कि जो ललितपुर जिला है वह मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो उसी ललितपुर जिले से बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसकी एंट्री कहाँ से होगी, ललितपुर जिले से, और उसके बाद ललितपुर से आगे ऊपर की ओर थोड़ा बढ़ते हुए यह हमीरपुर पहुंचेगी। किस जनपद में, हमीरपुर जनपद में जाएगी और वहां पे यह यमुना नदी के साथ इसका विलय हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से प्रदेश में एंट्री करेगी और उसके बाद हमीरपुर जनपद में यमुना नदी से इसका विलय हो जाता है। फिर आपका आता है केन। केन को अगर बात की जाए कि प्राचीन समय में केन को कर्णवती कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कर्णवती। तो केन जो कि कर्णवती भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है, यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से, बांदा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बांदा में ही भोजहा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, भोजहा क्षेत्र है जो कि बांदा जनपद में ही है, वहां पे इसका विलय यमुना नदी में हो जाता है। तो केन के संबंध में क्या याद रखना, बांदा जिले से प्रदेश में प्रवेश करेगी और उसके बाद भोजहा क्षेत्र जो कि बांदा जनपद में ही है, वहां यह यमुना नदी से मिल जाती है। फिर आपका आता है गोमती, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। गोमती बहुत महत्वपूर्ण नदी है और विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न ये बनता है कि यह पहली चीज स्थलीय क्षेत्र की नदी है, या कहीं पहाड़ों से नहीं आती बल्कि स्थल से ही इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, फुलहार झील। फुलहार झील आपको लिखा मिल सकता है या गोमत ताल आपको लिखा मिल सकता है। फुलहार झील या गोमत ताल जो कि कहाँ स्थित है, पीलीभीत जनपद में स्थित है। तो यह ऐसी नदी है जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश से ही होता है। कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से ही होता है, जो कि फुलहार झील या गोमत ताल जो कि पीलीभीत जनपद में है, वहां से इसका उद्गम होगा। और कैथी के निकट, कैथी जो कि गाजीपुर में है, कैथी जो कि गाजीपुर में है, तो कैथी के निकट गाजीपुर जनपद में यह गंगा नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। तो इसके संबंध में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है जो स्थलीय क्षेत्र की नदी है। कहाँ की नदी, स्थलीय क्षेत्र की नदी है। तो आपका जवाब गोमती हो जाता है। तो गोमती के संबंध में क्या याद रखना है कि इसका उद्गम फुलहार या गोमत ताल, फुलहार झील या गोमत ताल जो कि पीलीभीत जनपद में है, वहां से इसका उद्गम होता है और आगे बढ़ते हुए कैथी के निकट गाजीपुर जनपद में यह गंगा नदी से मिल जाती है। और इसके संबंध में एक जो मैंने आपको एडिशनल फैक्ट बताया है कि गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गोमती जो स्थलीय क्षेत्र से निकलती है। फिर सई नदी, सई नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सई नदी का उद्गम भी स्थलीय क्षेत्र से ही होता है। और सई नदी जो है भिजवान झील जो कि हरदोई में स्थित है, हरदोई में स्थित भिजवान झील से सई नदी का उद्गम होता है। और यह आगे बढ़ते हुए राजघाट जो कि जौनपुर में है, कहाँ पे, जौनपुर में राजघाट क्षेत्र है, वहां यह गोमती से मिल जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि गोमती की सहायक नदी कौन सी है। तो सई नदी जो है वह गोमती की सहायक नदी है। और सई नदी के किनारे पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है, तब आपका जवाब प्रतापगढ़ हो जाएगा। फिर आता है आपका सोन नदी। सोन के संबंध में आपको ज्यादा नहीं याद रखना। सोन नदी सोनभद्र जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और सोनभद्र जनपद से ही यह उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है। तो वही बात मैंने लिखी है कि सोनभद्र जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और सोनभद्र जनपद से ही यह उत्तर प्रदेश के बाहर चली जाती है। इसी क्रम में मैंने कुछ 2-3 फैक्ट और लिए हैं। एक फैक्ट मैंने लिया है कि राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ संवेदनशील जिले यानी कि ऐसे जिले जिनमें बाढ़ आने की लगातार आशंका बनी रहती, थोड़ी सी बरसात होती, जैसे बाढ़ का माहौल बनता है, ये जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये संवेदनशील जिलों की संख्या टोटल कितनी है, 40। आपको क्या याद रखना है कि बाढ़ प्रभावित टोटल जो संवेदनशील जिले हैं उत्तर प्रदेश के वह 40 है। और इसमें अति गंभीर स्थिति यानी कि अति गंभीर का मतलब कि जहां पे बाढ़ आने के समय बिल्कुल त्राहि त्राहि मच जाती, सबसे खतरनाक बाढ़ आती, सबसे ज्यादा बाढ़ आती है और बहुत जान माल का नुकसान वहां पे होता है। तो ऐसे जिलों की संख्या है 23। ऐसे जिलों की संख्या कितनी है, 23। फिर है आपका गंभीर प्रभावित। तो आपसे यहाँ पे 3 तरीके के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि अति संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है। राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या 40 है, जिसमें अति गंभीर स्थिति में 23 जिले हैं और गंभीर स्थिति में यानी कि गंभीर प्रभावित क्षेत्र में 17 जिले आते हैं। और उसके बाद एक लास्ट में मैंने यहाँ पे लिया है, उसको मैं अभी यहाँ चूंकि बाढ़ की बात मैंने यहाँ पे की है
इसलिए मैं यहीं पे चर्चा किए दे रहा हूँ कि प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्र कितना है, यानी कि बाढ़ से प्रभावित कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में कितना है, कितना ऐसा क्षेत्रफल है जो बाढ़ से प्रभावित होता है उत्तर प्रदेश का। तो इसके संबंध में आपको याद रखना 73.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, जो आपका 73.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, वह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है। तो यह कुछ ऐसी नदियां थी जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती, महत्वपूर्ण नदियां थी, इसके प्रवेश के संबंध में, इसके उद्गम के संबंध में, जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा मैंने की। उत्तर प्रदेश के किस जिले से वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है उसकी चर्चा की, किस नदी से वह मिल जाती है या किस जनपद से वह उत्तर प्रदेश के बाहर चली जाती है उसकी चर्चा कर ली। अगर आपको इतना तैयार है तो इस तरीके का प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में बनता तो आपसे नहीं छूटेगा। अब आगे मैंने प्रमुख झीलें ली हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टोटल है तो आपको याद करनी होगी, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है और मैं आपको डायरेक्ट कौन सी झील कहाँ पे स्थित है इसके संबंध में बताता चलूंगा और ये आपको याद रखना और आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिया रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल। कई बार रामगढ़ ताल से तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है कि रामगढ़ ताल किस जनपद में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि रामगढ़ ताल की बात की जाए या चिलुआ ताल की बात की जाए, दोनों गोरखपुर जनपद में है। कहाँ पे? गोरखपुर जनपद में। फिर बखीरा झील बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं पूछी गई है। बखीरा झील संत कबीर नगर जनपद में है। कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। फिर आपका आता करेला व इटौंजा झील, कई बार पूछी गई। इटौंजा झील कई बार पूछी गई, करेला झील भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। इटौंजा या करेला झील कहाँ पे स्थित है? लखनऊ जनपद में। किस जनपद में आएगी? लखनऊ में। फिर आपका आता नवाबगंज झील या कुंद्रा समुद्र, दो है, एक नवाबगंज झील और एक कुंद्रा समुद्र। तो नवाबगंज झील के विषय में आपको याद रखना कि नवाबगंज एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है और नवाबगंज झील भी है। यह दोनों कहाँ स्थित है? यह आपके उन्नाव जनपद में स्थित है। कहाँ? उन्नाव जनपद में। तो बात आपसे चाहे नवाबगंज झील की जाए या कुंद्रा समुद्र की जाए, दोनों आपकी उन्नाव जनपद में है। फिर आपका बड़ा ताल या गौखुर, बड़ा ताल या गौखुर झील, आपको बड़ा ताल लिखा मिल सकता है या गौखुर झील लिखी मिल सकती है, तो यह आपके शाहजहांपुर में है। कहाँ है? शाहजहांपुर में। फिर प्रयाग झील महत्वपूर्ण, प्रयाग झील व चितौरा झील बहुत महत्वपूर्ण है। चितौरा झील कई बार पूछी गई है। प्रयाग झील व चितौरा झील बहराइच जनपद में स्थित है। कहाँ है? बहराइच जनपद में। फिर आपका था पार्वती व अर्गा ताल। अब इसके संबंध में जब भी परीक्षाओं में मैंने प्रश्न देखा तो डायरेक्ट लिखा होता कि पार्वती अर्घा झील, मतलब इस पार्वती और अर्घा को अलग अलग ना लिख के एक में शामिल किया जाता है कि पार्वती अर्घा झील कहाँ स्थित है। तो यदि आपको पार्वती अर्घा अलग अलग मिल जाए, पार्वती अलग मिल जाए, अर्घा अलग मिल जाए, तब भी आपको गोंडा लगाना है और यदि पार्वती अर्घा एक में लिखा हो तब भी आपको गोंडा जनपद लगाना है। तो पार्वती व अर्घा ताल या पार्वती अर्घा झील आपको कुछ भी मिल जाए तो वह गोंडा में स्थित है। फिर आपका आता है जिरगो व सिरसी जलाशय, टांडा दरी ताल। जिरगो व सिरसी जलाशय, जिरगो की बात, जिरगो जलाशय की बात की जाए व सिरसी जलाशय की बात की जाए या टांडा दरी ताल जिसको दरार गर्त भी कहा जाता है, या तीनों कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। आपको याद रखना जिरगो या सिरसी जलाशय, टांडा दरी ताल जिसको दरार गर्त भी कहा जाता है, यह आपके मिर्जापुर में स्थित है। फिर आपका आता है भूगे ताल व बिसैथा ताल। भूगे ताल व बिसैथा ताल यह दोनों कहाँ स्थित है? यह आपके रायबरेली में स्थित है। कहाँ? रायबरेली में। भूगे ताल व बिसैथा ताल कहाँ है? रायबरेली। लीलौर झील बहुत महत्वपूर्ण, कम से कम हजारों परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठा है। जो आपकी लीलौर झील है, हजारों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि लीलौर झील किस जनपद में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि लीलौर झील आपकी बरेली जनपद में है। कहाँ है? बरेली में है। फिर आपका आता है ठिठौरा झील और मोराय ताल, इसके संबंध में याद रखना कि यह फतेहपुर में है। कहाँ है? ठिठौरा झील व मोराय ताल फतेहपुर में। बेती, अजगरा व नैया झील, बेती झील के बारे में कई बार पूछा गया। बेती, अजगरा व नैया झील कहाँ पे है? आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। बेती झील की बात की जाए, अजगरा की बात की जाए या नैया झील की बात की जाए, यह तीनों आपकी प्रतापगढ़ में। सुरहा ताल बहुत महत्वपूर्ण, हजारों परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सुरहा ताल, सुरहा ताल कहाँ पे है? बलिया में। सुरहा ताल बलिया, और बलिया के संबंध में क्या याद रखना है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। फिर मोती या गौर झील, मोती या गौर झील आपकी रामपुर में है। मोती या गौर झील कहाँ पे है? रामपुर में। शुक्रताल कई परीक्षाओं में पूछा गया। शुक्रताल, शुक्रताल आपका मुजफ्फरनगर में हो जाएगा। रामताल मेरठ में। शुक्रताल के संबंध में याद रखना मुजफ्फरनगर, रामताल आपका मेरठ में है और सबसे लास्ट में आपका कीमठ ताल आगरा में है। शुक्रताल कहाँ पे? शुक्रताल कहाँ बताया मैंने? मुजफ्फरनगर में। रामताल आपका मेरठ में है और फिर कीमठ ताल, कीमठ ताल से हजारों बार प्रश्न बना है कि कीमठ ताल कहाँ पे है, तो कीमठ ताल आपका आगरा में है। फिर शेखा झील बहुत महत्वपूर्ण, शेखा झील अलीगढ़। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। औंधी ताल, औंधी ताल से भी प्रश्न बना कि औंधी ताल कहाँ पे है? वाराणसी में। औंधी ताल वाराणसी, यानी कि बाबा विश्वनाथ की जो धरती है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, वहां पे क्या है? औंधी ताल। गोविंद बल्लभ पंत सागर बहुत महत्वपूर्ण,
गोविंद बल्लभ जो आपका एक गोविंद बल्लभ पंत है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के संबंध में पिछली क्लास मैंने आपको बताया था, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इनके नाम पर एक झील है जो कि मानव निर्मित है। कैसी झील है? मानव निर्मित, यानी कि कृत्रिम झील है। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको लिखा मिल सकता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय आपको लिखा मिल सकता है, और गोविंद बल्लभ पंत झील आपको लिखा मिल सकता है। इसके संबंध में आपको याद रखना है कि यह सोनभद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है, और साथ ही साथ यह मानव निर्मित यानी कि ये कृत्रिम झील है, ये आपको याद रखना है। फिर अलवारा झील, अलवारा झील आपकी कहाँ है? कौशाम्बी में, अलवारा झील कौशाम्बी में। फिर बल्हापारा, आपको इस दो तरीके के प्रश्न इसमें देखना, या तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा बल अलग लिखा होगा और हापारा अलग लिखा होगा, तो आपका कानपुर में है। लेकिन अगर इसको मिला के हम पढ़ते हैं तो ज्यादातर परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आता है कि बल्हापारा झील कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि वह कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। फिर आपका आता है दरवन झील। अब इसको दरवन भी कहीं लिखा मिल सकता है और कहीं भी दरवान झील भी लिखा मिलता है। तो दरवन लिखा हो या दरवान झील लिखा हो, या दोनों अयोध्या में है, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अयोध्या दरवान झील आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपका सागरताल, सागरताल कहाँ पे है? बदायूं में। मदन सागर आपका महोबा में है। फिर इधर लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर व भसनैह जलाशय। बरुआ सागर से कई बार प्रश्न बना है, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी ताल या बरुआ सागर की बात की जाए या भसनैह जलाशय की बात की जाए, यह झांसी जनपद में है। कहाँ है? झांसी में। मदन सागर मैंने आपको बताया महोबा में। देवरिया ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देवरिया ताल जब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको देवरिया दिया जाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा देवरिया ताल है वह उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में है। कहाँ पे है? कन्नौज जनपद में। आपको देवरिया नहीं लगाना बल्कि देवरिया ताल कन्नौज जनपद में। एग्जामिनर ये प्रश्न आपको देगा, क्योंकि जैसे ही आप देवरिया ताल देखेंगे और पहला ऑप्शन आपको देवरिया मिलेगा, 90% लोग उसको देवरिया टिक करेंगे। लेकिन देवरिया ताल कहाँ स्थित है? कन्नौज में। फिर पनगैली, फुलहर या गोमत ताल। आपको पनगैली, फुलहर, फुलहर के संबंध में, गोमत ताल के संबंध में आपको बताया यह गोमती नदी का उद्गम स्थल है और यह जनपद पीलीभीत में है। और साथ में आपको पनगैली भी याद रखना है, पनगैली, फुलहर या गोमत ताल कहाँ है? पीलीभीत। फिर दहर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, दहर झील और भिजवान झील। दहर झील और भिजवान झील, भिजवान झील जिससे सई नदी का उद्गम होता है, या दोनों कहाँ स्थित है? हरदोई में। इसमें आपके लिए दहर झील बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बना, भिजवान झील से भी प्रश्न बना है, या दोनों कहाँ है? हरदोई में। फिर आपका आता है भीखा व सरसई नावर झील। सरसई नावर झील से लाखों बार प्रश्न बना होगा, अतिशयोक्त तो होगी थोड़ा, लेकिन जो आपका सरसई नावर झील है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि भीखा या सरसई नावर झील कहाँ पे है? इटावा में है। फिर सौज झील, सौज झील आपकी मैनपुरी में है। सौज झील कहाँ पे है? मैनपुरी में। दहर झील, भिजवान झील हरदोई में हो गई, भीखा व सरसई नावर झील आपकी इटावा में हो गई, और सौज झील आपकी अब हो गई मैनपुरी में। फिर आपका आता है नौह झील। नौह झील के संबंध में याद रखना कि नौह झील कहाँ पे है? मथुरा में। नौह झील मथुरा में है। सीताकुंड और भरतकुंड, नाम से ही स्पष्ट है कि सीताकुंड और भरतकुंड अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में। और ऊपर अयोध्या में मैंने आपको एक झील और बताई थी, कौन सी? दरवन झील या दरवान झील कहाँ है? अयोध्या में। और साथ साथ आपको सीताकुंड और भरतकुंड भी याद रखना है कि यह भी कहाँ स्थित है? अयोध्या में। फिर आपका आता है राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड। नाम से स्पष्ट है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, यानी कि मथुरा में स्थित होंगे। और साथ साथ आपको मानसी गंगा कुंड और कुसुम सरोवर। तो राधा कुंड हो गया, श्याम कुंड हो गया, गोविंद कुंड हो गया, और उसके साथ साथ मानसी गंगा कुंड और कुसुम सरोवर, यह कहाँ स्थित है? गोवर्धन मथुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवर्धन मथुरा में। आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। एक मैंने ऊपर आपको यहाँ पे बताई थी, जो आपकी मथुरा वाली झील थी, नौह झील। नौह झील थी वह मथुरा में स्थित है। उसके साथ साथ राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, और साथ साथ मानसी गंगा कुंड और कुसुम सरोवर, यह गोवर्धन मथुरा में है। फिर आपका आता है कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड। जो आपका कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, यह आपका कहाँ है? यह भी आपका कोकिला वन मथुरा में। तो मथुरा में आपको एक नौ झील याद रखनी है, उसके बाद आपको राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, उसके साथ साथ मानसी गंगा कुंड और कुसुम सरोवर, यह आपका गोवर्धन मथुरा में है। फिर लास्ट में कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड, यह कोकिला वन मथुरा में स्थित है। तो यह आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट झीलें थी। इससे बाहर अगर आपको इतना तैयार है, इससे बाहर झीलों से प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। और पहले मैंने आपको नदियों का उद्गम, नदियों का उत्तर प्रदेश में प्रवेश, नदियों का प्रदेश से बाहर निकास, इसके संबंध में मैंने आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा की है, और यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी साबित होगी आपकी आगामी परीक्षाओं में। तो फिलहाल अगर आपको आज की क्लास को मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।